खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। ये मौका मिल गया है तेजस्वी यादव को और विपक्ष को उन पर हमला करने का और उन पर भारी पड़ने का। लगता हूँ कि इस देश को एक अच्छा खासा घाटा होने वाला है मानवीय श्रम का। लोग नहीं जाएंगे बिहार छोड़कर, मुझे पता है लोग नहीं जाएंगे। लोग खिड़कियों से झांक रहे हैं, बोल रहे हैं हमें खाना और साबुन तक नहीं मिलता है, हम एक ही बाथरूम में 20-20, 25-25 लोग यूज कर रहे हैं। कैसे कोरोना रुकेगा भाई? इससे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आज थोड़ी देर पहले जब बाबा ऑनलाइन थे तो मैंने कई कमेंट्स वहाँ पर लगातार पढ़े कि नमन जी कहाँ हैं। तो दर्शकों के विशेष आग्रह पर आज हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अगर ये जुड़े हैं तो मुद्दा तो खास होगा ही, और ज़रूर ये मुद्दा ज़रूर ही खास है और सभी के लिए जानने वाला मुद्दा है। अब इस रात से पर्दा यही उठाएंगे कि 15 दिन तक ये आखिर कहाँ थे, क्योंकि 15 दिन से आपने पंचनामा नहीं देखा। पंचनामा देखने के कई हमारे दर्शक हैं जो पंचनामा का इंतज़ार करते थे, रात का वेट करते थे कि अब पंचनामा आएगा और उस विश्लेषण को सुना जाएगा, लेकिन अभी तक 15 दिन से वो गायब थे। अब आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो 15 दिन कहाँ थे और आज वो किस मुद्दे पर आए हैं यहाँ पर, और ऐसा क्या राज है जिस पर से आज पर्दा उठने वाला है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। अब जैसे कि आपने बता ही दिया कि 15 दिन, हालांकि 15 दिन नहीं हुआ है। इस बीच में मैं आपके साथ एक्टिवली जुड़ा रहा हूं, कभी ऑफ स्क्रीन कभी ऑन स्क्रीन। बट हाँ कि 10 दिन हो गए हैं जिनसे मैं लगातार दूर रहा हूं दर्शकों से। उसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है कि कोरोना का जो महामारी है वो पूरे विश्व में लगातार फैली हुई है। बिहार इसकी चपेट में बहुत बुरी तरीके से आ चुका है। हमने शुरुआती दौर में रिपोर्टिंग की थी बाहर में, हमने मजदूरों की जीवनचर्या को दिखाया था। हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं कोरोना के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पा रही है, हमने उसको दिखाने का प्रयास किया था। इस दौरान हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए थे बाहर में। इस दौरान थोड़ी तबीयत नासाज हुई थी मेरी, तो मुझे लगा कि जी। और लास्ट टाइम जब आप लाइव आए थे, पंचनामा जब आपने किया था, तो मास्क पहना हुआ था आपने, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत नासाज थी और मुझे लगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये ज़रूर है कि सबसे पहले खुद को आइसोलेट करना। इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को आप लोगों से दूर कर लिया था, दर्शकों से भी दूर कर लिया था कि मैं देख लेता हूँ पहले अपने स्वास्थ्य को, सब कुछ निश्चिंत होता है उसके बाद ही मैं वापसी अपनी करूँगा। और मैंने देखा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक था। नॉर्मल सीजनल फ्लू था। मैं डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया, एक छोटी सी दवाई खाने के बाद वो ठीक हो गया। अब भगवान करे कि इसी तरीके से बाकी सारे लोगों को भी इस कोरोना रूपी प्रकोप से बचने का मौका मिले। सर्टेनली जो एक बात मैंने बहुत पहले कही थी कि ये कोरोना मानसिकता पर हावी हो जाएगी लोगों के, और मानवता को बचाने के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा हमें। मैंने इस बीच 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी देखी। मैंने देखा कि शुरुआती दौर में ही कोरोना के हमने ये कहा था कि हमें वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस डिजीज़। अब इसे आप वायरल और फलाना ढिमकाना नहीं कहिए, अब इसे आप एक डिजीज़ कहिए, और डिजीज़ मानकर, जैसे कि मधुमेह है, कैंसर है और दिल की बीमारियां हैं, इन सभी के तरह ही ये एक बीमारी है। और इसके साथ आपको जीना फ़िलहाल आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्लाज्मा थेरेपी हो या इंडक्शन मेथड ऑफ एंटीबॉडीज़ हो, हमने सब देखा है। हर तरह के वैक्सीन और रिसर्च चल रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि अभी इस साल के अंत तक हमारे पास कोई कारगर उपाय नज़र नहीं आ रहा जिससे कि इस बीमारी को हम पूरी तरह से ख़त्म कर सके। और वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि अगले साल के मार्च तक का समय लग सकता है। सर, जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक जो मामले हैं, अभी हो सकता है रात तक ये बढ़ जाए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोई उसकी गिनती नहीं है। अभी 392 मामले बिहार में आए हुए हैं, और मैंने पूरा लिस्ट अभी निकाला हुआ है अपने पास कि किस ज़िले में कितने मामले अभी तक एक्टिव हैं। शुरुआती दौर में कुछ न्यूज़ चैनलों ने, मैं खास तौर पर उन पर ज़्यादा खपाऊँ, उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में हमारे कई ऐसे ज़िले हैं जो कि कोरोना फ्री हैं। मैंने कहा कि अनडिटेक्टेड हैं, उनमें अभी जांच नहीं हुई है। उन जिलों में जांच होगी तो हर ज़िले से लोग मिलेंगे। आप जब कोरोना वैश्विक महामारी के तौर पर पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे जो डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा क्लोज निट कम्युनिटी हमारी हो है और हमारे यहाँ कोरोना नहीं है? ऐसा मैं कैसे मान लूँ? ऐसा आप भी कैसे मान सकते हैं? ऐसा वही मान सकता है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि अंधेरा हो गया सुबह में। देखिए, सच्चाई यही है कि कोरोना के मामले बिहार में सबसे ज़्यादा होने चाहिए।
इसको निगेटिवली बोल रहा हूँ, पॉजिटिवली मत समझिएगा, इसलिए होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोग बाहर से हमारे यहाँ आए हैं। जिस समय सारी जगहों पर लॉकडाउन कर दिया गया था तो आपको पता है कि बिहार में 10 लाख का मूवमेंट हुआ था इधर से उधर मजदूरों का। इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कोरोना के जब पीक आवर्स पे था, जब सबसे ज़्यादा प्रकोप चल रहा था कोरोना का, उस समय हमारे यहाँ लोग भूखे प्यासे जहाँ से तहाँ घूम रहे थे। वो क्या खा रहे थे, किनके संपर्क में आ रहे थे, इस पैदल यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ मिले और कहाँ कहाँ रुके हैं, इसकी कोई मतलब व्याख्या ही नहीं है। और आपने क्या किया? क्या आपने हर आने वाले के बाहर से आपने टेस्ट किया था? नहीं, आपने टेस्ट नहीं किया था क्योंकि आपके पास टेस्टिंग किट्स ही नहीं थे। अरे कई मामले ऐसे भी आए थे, गया से मामला आया था जिसमें साफ तौर पे वीडियो दिख रहा था कि सिर्फ नाम लिखकर उनको छोड़ दिया जा रहा था। ऐसी बातें तो आज भी हो रही हैं। ये जो आप डॉक्टर्स का काम है लोगों को टेस्ट करना, या उनको कंपाउंडर्स कर सकते हैं, मेडिकल स्टाफ कर सकते हैं। आप ये जो आपने बहाल कर रखा है दीदी सहेली, ये जाकर कैसे कर सकती हैं? ना तो ये तो पहले तो क्वालिफाइड नहीं है उतनी। अगर आप इन्हें क्वालिफाई कर भी देते हैं 10 दिन के क्रैश कोर्स में, तो पता नहीं कितने तैयार कर पाइएगा आप इन लोगों को। टेस्ट्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ रिजल्ट्स हो रहे हैं, आपके आंकड़े गड़बड़ा रहे हैं, आप ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं कि किसको कोरोना है और उसने किस लोगों से संपर्क किया था। आपके पास आइसोलेशन चैम्बर्स प्रॉपर नहीं है, आपके पास आइसोलेशन करने की व्यवस्था नहीं है, आपके पास मेडिकल स्टाफ नहीं है जो कि आइसोलेशन जानता हो कैसे किया जाता है। जो लोगों को अपनी ताला चाबी दे, लोगों को अंदर बंद करके ताला चाबी जिसको दे दिया है, वो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं इन लोगों का मालिक हूँ और उन्होंने कोई खून या अपराध करके वो आए हैं और उनको इसके अंदर रखना है। अमानवीय तरीके से उनको खाना परोसा जा रहा है, अमानवीय तरीके से उनसे बात की जा रही है, और अगर उलट पलट के वो बोल दे रहे हैं तो उन पर कम्युनल इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ कई जगहों पर ऐसी घटनाएं आई हैं, जमात के कई लोगों ने डॉक्टरों के साथ छेड़खानी भी की है और बहुत ऐसे काम भी किए जिनके चलते पूरी जमात कहीं ना कहीं शर्मिंदा है इसको लेकर। लेकिन आप हर बात का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं एक्शन और रिएक्शन भी होता है। आज बिहार के हमने जैसे आरा में देखा, मैंने लॉकडाउन के जब मैं अपने आप को आइसोलेट करके बैठा हुआ था, इस दौरान खबर मुझे मिली थी कि आरा में नशे की हालत में एक संचालक चला रहा था आइसोलेशन जो चैम्बर बनाया गया सरकार के द्वारा, और उसमें वो लोगों से सवाल पूछ रहा है, लोग खिड़कियों से झांक रहे हैं, बोल रहे हैं हमें खाना और साबुन तक नहीं मिलता है, हम एक ही बाथरूम में 20-20, 25-25 लोग यूज़ कर रहे हैं। कैसे कोरोना रुकेगा भाई? इससे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और लोग मरेंगे। आपके मोर्टालिटी या ज़्यादा हो रही है। मैं तो अभी ये बता रहा हूँ आपको, आपने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना कम है, मैंने कहा था कि कोरोना के समय के लोग आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं है। हर ज़िले में कोरोना के लोग हैं, हर ज़िले में देखिए जब एक आदमी मिलता है और वहाँ जांच शुरू रहती है तो 20 लोग निकलते हैं। कैसे निकल रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या इन्हें मतलब आसमान से कोरोना हो रहा है? नहीं, ये व्यक्तिगत संपर्क की वजह से कोरोना हो रही है, और ये लोग वहाँ से पहले ही आकर कोरोना लेकर बैठे हुए हैं। खाजपुरा इलाके की ही बात कर लें तो महिला को कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है एम्स के द्वारा। फिर उसके बाद जब चेक किया जाता है तो फिर उसके बाद उसको RMRI और जो अन्य संस्थाएं हैं वो उसको नेगेटिव बता देती है। फिर उसके बाद उसी एरिया में जब चेक शुरू होता है तो पता चलता है कि कई लोग वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है, और आज आंकड़ा पटना का 40 पहुँच चुका है। 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40 लोग जो पटना में है, मैं तो कहता हूँ ये आंकड़ा अभी और ज़्यादा है 40 से। अब हमारे पास टेस्टिंग किट्स तो आ गई हैं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर शक हो रहा है। चाइनीज़ टेस्टिंग किट्स खराब है, कोई कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया से मंगाना चाहिए, कोई कहीं से। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार इसमें एक पार्टी के तौर पर एक्ट नहीं कर रही है, बल्कि मीडिएटर के तौर पर एक्ट कर रही है। ये गलत है। और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ रिपोर्ट कहाँ से आ रहे हैं? जो टेस्टिंग किट्स जा रही हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज हमारे पास टेस्टिंग जो प्रयोगशाला है वो नहीं है बिहार में। हम एक दिन बाद या एक दिन 24-12 घंटे बाद हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, 48 घंटे। तो क्यों ना हम हैंड टू हैंड हमारे यहाँ लगे। हर ज़िले में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए प्रयोगशाला की जो कि जांच करे और उसी समय में रिजल्ट दे, ताकि इससे खास बात यह है कि लोगों को जो इस बीमारी के इन्फ्लुएंस में है या फिर लगता है उनको ये बीमारी है, उनको जल्दी से जल्दी उपचार में लगाया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। ताकि अब एक वीडियो आज ही हमने देखा है, बंटू सिंह ने शायद हमें ये वीडियो भेजा था। उस वीडियो में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है वो साफ कह रहा है कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरे परिवार के लोगों को हुआ है, लेकिन अभी तक हमसे कोई सरकारी कर्मचारी मिलने तक नहीं आया, हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो बताइए अब इस तरह की परिस्थिति में हम कैसे मान लें कि कोरोना को लेकर सरकार बहुत संजीदा है?
नीतीश कुमार कहते हैं कि बच्चों को नहीं लाना है, केंद्र सरकार कहती है कि लाना है। सबसे बड़ी बात, सुशील मोदी, वही सुशील मोदी जो कि योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं कि आप अच्छा हुआ कि आपने कोटा से अपने बच्चों को यूपी में लेके वापस आए, बहुत अच्छा काम किया आपने। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं ला रहे तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये मतलब कनियों के फूफा बड़ों के फूफा, ये कैसे हो सकता है? राजनीति में किसी की मजबूरी हो सकती है। नीतीश जी की मजबूरी थी कि 2015 और 17 में उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं के साथ राजनीति करनी उचित की। लेकिन इस तरह से आप जब खास तौर पे पब्लिक आपको देख रही हो, जनता देख रही हो, आप पलटी नहीं मार सकते हैं, सवालों को आप और बातों को पलट नहीं सकते हैं। आज स्थिति ये है कि बक्सर जो कि गृह राज्य है अश्विनी चौबे जी का, वहाँ पर आंकड़े विस्फोटक हैं। यानी कि अश्विनी चौबे वो हैं जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी जी के, और बक्सर के सांसद भी हैं। बक्सर वालों ने अच्छा खासा उन्हें प्यार भी दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि बक्सर को आज जांच करने की व्यवस्था तक नहीं है। यूपी से नज़दीक होने के बावजूद बक्सर से मुझे नहीं लगता कि बक्सर के लोगों को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस मिल पा रहे हैं या कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स का फ़ायदा हो पा रहा है। आज बक्सर में मैंने सुना कि जो तथागत हर्षवर्धन है वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष, मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया कि पीपी किट्स नहीं हैं। मतलब कि जो डॉक्टर और जो नर्सेस और जो कंपाउंडर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है जो कि कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे या उनको जांच करेंगे, उनके पास पीपी किट्स नहीं, वो खुद डरे हुए अपने जान को लेकर, वो कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बताया कि मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कुछ पीपी किट्स और मैं भिजवा रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने सैनिटाइजर और बहुत सारी बातें मुझे बताई। हो सकता है उनकी भी राजनीति, अपनी राजनीति को प्रमोट करने के लिए वो ऐसा कर रहे हो, मगर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये, हालांकि हमने देखा है, हम फेसबुक आईडी और ट्विटर पर हमने देखा है कि अश्विनी चौबे ने भी प्रयास किया है अपने लेवल से, लेकिन एक सांसद के तौर पर प्रयास न करके एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर, जो कि उस विभाग का है जिस विभाग की ये बीमारी है, जिस विभाग का डिपार्टमेंट है, उस विभाग के तहत इन्हें बक्सर को स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि बक्सर कोई मैंने बहुत वीआईपी जगह है या उनके वहाँ के लोग अच्छे, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ अभी फिलहाल ये कोरोना विस्फोट है। बाकी तो आंकड़े विशेष आप दे सकते हैं कि मुझे कि किस जिले में क्या स्थिति है। जी, बक्सर में अभी तक 38 मामले थे जिसमें से एक स्वस्थ हो गया। अभी एक्टिव मामले बक्सर में 37 लोगों की है। ठीक है, इसके अलावा जी, इसके अलावा मेरे पास पूरे ज़िले की लिस्ट है। मुंगेर में इस समय 92 मामले हैं इस वक्त मुंगेर में। 92 मामले, जी 92 मामले मुंगेर में है सिर्फ। हॉटस्पॉट बन चुका है। जी, उसके बाद नालंदा, जो पहले हमने सिवान बताया था कि सिवान अब वुहान बन चुका है, अब ऐसा नहीं है, अब मुंगेर वुहान बन चुका है। मुंगेर जिस तरह से देख रहे हैं 92 मामले अभी एक्टिव हैं मुंगेर में। पटना में 40 है, नालंदा में 35, रोहतास में 33, सिवान में 30, बक्सर में 37, कैमूर में 18, गोपालगंज में 18, बेगूसराय में 11, भोजपुर में 9, औरंगाबाद में 7, गया में 6, भागलपुर में 5, ईस्ट चंपारण में 5 और वेस्ट चंपारण में अभी तक नहीं था, जो कि आज मामले आए हैं 5 मामले। वेस्ट चंपारण में 5, मधुबनी में 5, लखीसराय में 4 मामले आए हैं अभी, अरवल में 4, नवादा में 4, सारण में 4, जहानाबाद में 4, बांका में 3, वैशाली में 2, मधेपुरा में 1, पूर्णिया में 1, दरभंगा में 5, अररिया में 1। सुबह तक दरभंगा में भी सिर्फ 1 मामला था। 4 मामले अभी शाम को अपडेट हुए हैं। इसके साथ ही बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में 1 और शेखपुरा में 1। तो ये टोटल मामले हैं 392 मामले अभी तक टोटल एक्टिव हैं। जिलों में आपने 1 या 2 या इतनी आपने बताया। मैं बता दूं आपको कि एक व्यक्ति का वहाँ मौजूद होना ये साबित करता है कि वो व्यक्ति ट्रेस नहीं हुआ था फर्स्ट फेज़ में, वो कहीं से ट्रैवल करके आया और उसने कई लोगों को कोरोना दे दिया है। जिसे है उसे कम्प्लीटली ये बात नहीं पता है। कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनको सिम्टम्स अंतिम समय में ही समझ में आता है, या नॉर्मल बीमारी की तरह होती है उन्हें ये। तो अब इस परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि एक तो आपने आइडेंटिफाई किया है, अब आपके ऊपर बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि उसने किस किस लोगों को ये कोरोना दे दिया है, किसके किस संपर्क में गया है। कई डॉक्टर्स खतरे में हैं, कई मेडिकल स्टाफ खतरे में हैं, कई कम्यूटर्स खतरे में हैं जो कि वैन जो चलाते हैं, जो एम्बुलेंस वगैरह, इन सब की जान खतरे में है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो कहा जाता है कि छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ जिनको सरकार ने हायर किया है शिक्षा मित्र बनाकर, सहेली बनाकर, इनके भी जान दांव पर लग गई है। करे तो क्या करें? इन्हें सरकार ने, मतलब नहीं होता कि आपने भर्ती तो कर लिया और तुरंत ही बंदूक थमा दी कि जाइए सीधे जंग लड़िए। ऐसी स्थिति में सभी डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबकी नज़रें हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य के हैं वो बिहार के हैं। बिहार को स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं।
इनकी भी जो पूरी रोल रहा है इस कोरोना के दौरान मुझे बहुत संतुष्टिजनक नहीं लगा है। और जनता ने तो वाकई बहुत जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए, सुशील मोदी के लिए, जो गाली गलौज चल रहा है, वीडियोस लगातार जो कुपित होकर लोग हमें भेज रहे हैं, हमारी मजबूरी हो जा रही है। हम करें तो क्या करें? डेली 2 से 3 हज़ार वीडियोस हमारे पास लोग भेज रहे हैं कि हम खफा हैं नीतीश कुमार से, हम इस कारण से। हम करें तो क्या करें? अगर हम नहीं भी वो वीडियोस लगा रहे हैं तो लोग हमें फ़ोन कर बार बार ये कह रहे हैं कि आप बायस्ड होकर चला रहे हैं खबरें, आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं। तो हम करें तो क्या करें? परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बड़ा असमंजस हो जाता है अपने कर्तव्यों को निभाने में। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं सरकारों के लिए भी ये समय मुश्किल होगा, लेकिन तब ये चीज़ें बहुत दुखद लगती हैं जब ये पता चलता है कि हमारे ही राज्य से स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और उन्होंने अब तक मुखर होकर ये बात नहीं कही है कि बिहार को पीपीई किट, टेस्टिंग किट और ये जो सारी उपलब्धि होनी चाहिए थी इस बीमारी से लड़ने के लिए, वो नहीं मिली हैं। सर, ये तो बात हो गई कोरोना से रिलेटेड, लेकिन कल एक पीएमसीएच में ऐसा मामला आया है सामने। खुद बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी हैं भोजपुर से, उनके बच्चे की मौत हो जाती है इलाज ना होने के कारण। और साथ ही उनका कहना था कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी फ़ोन किया था, जिन्होंने ये शिकायत सुनते ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने आरा के जो सांसद हैं उनके पास भी कॉल किया था। जी, उनके पास भी कॉल किया। पहले ही ये उनका हाथ उठा दिया था कि हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक तरह से हवाला दिया कि लॉकडाउन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, आर.के. सिंह ने पहले ही हाथ उठा दिया था। कई भोजपुर के लोगों ने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की थी। कोटा के भी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके अभिभावकों ने फ़ोन किया था उन्हें, लेकिन उनकी तरफ से यही मैसेज आया था कि हमें वो कॉल रिकॉर्डिंग भेजा गया था कि हम नहीं हेल्प कर सकते हैं, लॉकडाउन तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे मुझे लगता है कि इस कोरोना ने एक्सपोज कर दिया है उनकी राजनीति को। उनकी जो सफलताएं एक नेता के तौर पर होनी चाहिए थी वो इस समय झलकनी चाहिए थी, वो नहीं झलक रही हैं। आइसोलेट कर लिया है खुद को, और जो समस्याएं आती हैं तो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं छुपने का काम कर रहे हैं। और ये मौका मिल गया है तेजस्वी यादव को और विपक्ष को उन पर हमला करने का और उन पर भारी पड़ने का। आप जो बात कर रहे हैं भाजपा के नेता की, मैं आपको बता दूं कि वो तो भाजपा के नेता के बेटे की बात थी, बड़ा दुखद घटना है। लेकिन आपको याद होगा एम्बुलेंस में कैसे एक माँ अपने बच्चे को एम्बुलेंस के बिना खुद ही अपने पीठ पर लेकर घूम रही थी। वो कैसा दृश्य था? उस दृश्य को देखकर भी अगर समझ नहीं आता है लोगों को, और ख़ासतौर पे वो जो कि नीति निर्धारक हैं, जो सत्ता में बैठकर, और पता नहीं मुझे आखिर ये इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो मलाई खा रहे हैं सत्ता का, आज जो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस कोरोना में भी, कि आप बाहर निकल पा रहे हैं, आप शादी भी अपने बच्चों को करा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए सारी प्रतिबंधता है, आपके लिए कुछ नहीं है। आपके घरों में खाना है, राशन है, सब कुछ है। आपके बच्चे बाहर से आ जा रहे हैं, आपके बच्चे कोटा से आ जा रहे हैं, अमेरिका से बच्चों को बुला लिया आपने, सभी ने बुला लिया है, और इनके बच्चों की जांच तक नहीं हुई है अभी तक। तो क्या आपको लगता है कि नहीं, हम द्वयम दर्जे का बिहेवियर हमारे साथ नहीं किया जा रहा है, या उस जनता के साथ जो कि सवाल पूछ रही है मगर उनके सवालों को उचित माध्यम नहीं मिल पा रहा है? जिस तरह से भावुक होकर लोग जो हमको वीडियो भेज रहे हैं, और कई लोगों ने तो असभ्य भाषा का भी प्रयोग किया है वीडियोस में, तो ये एक तरह से भावनाएं हैं लोगों की। और जी, ये गुस्सा अगर चुनाव होता तो अभी दिखा देते, लेकिन चुनाव अभी नहीं है तो उनकी मजबूरी है वो गाली देकर ही आपको समझाना, क्योंकि आपने उन्हें इतना एजुकेटेड नहीं बनाया है। वो किस काम को करते हैं, किस लेवल का उनके बौद्धिक स्तर है, ये भी आप समझिए। आपने उन्हें छोड़ दिया है कि हम तुमको सीमेंट बनाने का, हम तुमको मकान बनाने का, हम तुमको जो सबसे निम्न काम है मजदूरी, वो भी करने का तुमको हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं और तुमको नौकरी दे सकते हैं। तो वो जा रहे हैं बाहर करने, और बाहर करके फंस गए हैं तो आप लेके नहीं आ रहे हैं, तो वो तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। माध्यम से जब बाबा लाइव थे तो उस लाइव में मैं भी बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने हमें जम्मू कश्मीर से फ़ोन किया था। वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। तो बाबा ने उनसे एक सवाल पूछा कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप वापस जाइएगा वहाँ कमाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि बाबा क्या करेंगे, बिहार में हमको तो काम मिलेगा नहीं, तो आके यहीं कमाना पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए, कुछ लोग तो वापस जाएंगे, मजबूरी है, पेट पालना है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस देश को एक अच्छा खासा घाटा होने वाला है मानवीय श्रम का। लोग नहीं जाएंगे बिहार छोड़कर, मुझे पता है लोग नहीं जाएंगे। तो आपको क्या कहना है इस सभी मुद्दों पर, ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और जितने भी कमेंट्स आप करेंगे उन सभी का हम जवाब देने को तैयार हैं। सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे और सभी का हम जवाब देने वाले हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ घंटी का आइकन दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी खबरें होंगी, निष्पक्ष खबरें, वो आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहेंगी। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा जाते जाते कि आंकड़े इस वक्त बढ़ चुके हैं। मेरे पास अभी अपडेट आया है और इस आंकड़ों में अभी 11 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। अब अपडेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो भी, तो उसके हिसाब से
अभी बक्सर में 2, भोजपुर में 2, पटना में 1, वैशाली में 1, पटना में 2, वैशाली में 1, मधेपुरा में 1, औरंगाबाद में 1, सीतामढ़ी में 1 और रोहतास में 1। तो सभी ज़िलों से, यहाँ पर कई ज़िलों से आज आंकड़े फिर से बढ़े हैं। टोटल 11 नए केसेस आए हैं पूरे बिहार में। तो आंकड़े बढ़ गए हैं और आंकड़े बढ़कर इस वक्त 403 हो चुके हैं। तो बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।